तो ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। जो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, कि जो इवोल्यूशन हुआ है उसके सपोर्ट में जो जो एविडेंसेस है हमारे पास, हमने बहुत सारी थ्योरीज देख ली। हमने डार्विन की थ्योरी देख ली, लेमार्क की थ्योरी देख ली, ह्यूगो डिवरीज की म्यूटेशन थ्योरी देख ली, और लास्ट में हमने जो सबसे एडवांस थ्योरी है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वो भी हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास, हमने देख लिया इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, जो नई फॉर्म्स है वो किस तरह से बनी है। लेकिन क्या, क्योंकि साइंस में हम देखते हैं कि हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या हैं, तो हमने बहुत सारे एविडेंसेस जो है लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे, उनमें से कुछ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले किए थे होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालोगस ऑर्गन्स, फिर हमने उसके बाद किया था वेस्टिजियल ऑर्गन, उसके बाद हमने एटाविज्म पढ़ा था, एटाविज्म के बाद हमने, उसके बाद हमारे पास फॉसिल्स का एविडेंस था कि किस तरह से जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें इवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और जो है हमारे पास एविडेंसेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है। तो होमोलोगस और एनालोगस के बीच में मैंने डिफरेंस बता दिया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस वो हैं जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है, या ओरिजिन, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन सेम होता है, बट जो उनके फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उन ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स जिनका जो ओरिजिन है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शंस वो एक तरह के परफॉर्म करते हैं, तो उनको एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। होमोलोगस के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ जो ह्यूमन बीइंग, जो आप 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या 4 लिम्स ऑफ टाइगर, ये सब अगर हम देखते हैं तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर हमें सारा बिल्कुल सेम मिलेगा। तो लेकिन जो इनके फंक्शन है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो इसके अलावा जो एनालोगस ऑर्गन है उनका भी आपको बताया था कि एनालोगस में क्या होता है, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, या बेसिक स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है, क्योंकि कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं, बोन्स होती हैं, और जो ये इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज वगैरह हैं, इनके जो विंग्स होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से बने होते हैं। तो फंक्शन दोनों एक ही परफॉर्म करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। आपको स्वीट पोटैटो और पोटैटो वाला एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि ये किस तरह के ऑर्गन्स हैं। ये, इनमें क्या होता है, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, क्योंकि एक रूट है एक स्टेम है, लेकिन फंक्शन दोनों सेम परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। तो वो क्या है, the basic structure is different and functions are same, that are analogous organs। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, एक जो बास्केट है उसमें ये वेजिटेबल्स हैं और उनमें आपको ये बताना है कि कौन सा जो है एनालोगस बनाता है, कौन सा होमोलोगस बताता है, तो आपको ये देख के चलना है। एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको, जैसे thorns of acacia and tendrils of cucurbittus, या tendrils of जैसे spines of cactus and tendrils of pea plant, ये क्या होंगे, होमोलोगस होंगे या एनालोगस होंगे? जो पी का टेंड्रिल है वो भी लीफ की ही मॉडिफिकेशन है, और जो कैक्टस का स्पाइन है वो भी लीफ की ही मॉडिफिकेशन है। आयुष, आप बेटा इसको म्यूट करके रखें अपने वाले को, माइक्रोफोन को। तो ये जो दोनों की दोनों मॉडिफिकेशन है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, दोनों ही लीव की मॉडिफिकेशन है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, क्योंकि जो कैक्टस का स्पाइन है वो किसका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट दे रहा है। तो फंक्शंस आर डिफरेंट बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, तो वो दोनों क्या हो गए, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये एंसेस्ट्री के बारे में, जो ऑर्गेनिजम्स की जो एंसेस्ट्री है उसके बारे में हमें बताते हैं कि किस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है। तो जो होमोलोगस वाले होंगे उनकी एंसेस्ट्री कॉमन मिलेगी, जो एनालोगस वाले होंगे उनकी एंसेस्ट्री हमें डिफरेंट मिलेगी। होमोलोगस में जो इवोल्यूशन दिखेगा वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा, एनालोगस में जो होगा वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो ये तो था किस तरह से होमोलोगस और एनालोगस। फिर मैंने वेस्टिजियल ऑर्गन बताए कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे किसी प्रिमिटिव जो एंसेस्टर्स थे उनमें जो है ये वर्किंग थे, लेकिन हमारे में ये फंक्शनल नहीं है। तो ये एक एज ए रूडिमेंट्री पार्ट, एक
पार्ट ही रह जाता है जो हमारे में फंक्शनल नहीं होता है। तो इन ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो प्रिमिटिव जो हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म थी उनके ऑर्गन्स भी हमारे में रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मींस इवोल्यूशन तो हुआ है। ठीक है, फिर एटाविज्म बताया था कि एक पुराना कैरेक्टर अपीयर हो जाए किसी में, वो एटाविज्म कहते हैं हम। जैसे मैंने टेल का बताया था, हमारे में टेल बोन सभी में प्रेजेंट होती है लेकिन टेल नहीं होती। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टेल प्रेजेंट हो, इट मींस कोई पुराना इंसेस्ट्रल कैरेक्टर है जो उसमें अपीयर हो रहा है, जो बताता है कि इवोल्यूशन इसी तरह से हुआ है। बीच में मैंने कुछ नाम और बताए थे, कनेक्टिंग लिंक भी आपको बताए थे। तो कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? जो दो ग्रुप्स के बीच के कनेक्शन को बताते हैं कि इस ग्रुप का इवोल्यूशन इससे हुआ था। जैसे आप लोग ब्लैनोग्लॉसस पढ़ते हैं, जो हम हाफ कॉर्डेट्स कह देते हैं उनको, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स में जो है वो आता है जो ब्लैनोग्लॉसस है, तो वो कॉर्डेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का लिंक है जिसमें दोनों ग्रुप्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल है पेरिपेटस का एग्जांपल है, जो एनिलीड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि उसमें दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मैमल्स में यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो दोनों ग्रुप्स के बीच की लिंक है, क्योंकि उसमें क्या है, वो एग ले करते हैं और मैमल्स की हम बात क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो क्या है ये डक बिल्ड प्लेटिपस दोनों ग्रुप्स के बीच में। दीप्ति रंजन आप अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट करके रखें बेटा। तो ये दोनों के बीच की जो है क्या है, लिंक माने जाते हैं, दैट इज कनेक्टिंग लिंक। तो आज हम करेंगे फॉसिल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। नाउ व्हाट आर फॉसिल्स? These are remains or impressions of hard parts of extinct organism. ये या तो remains हैं जो parts बच गए, या फिर impressions हैं, कोई ऐसी impressions हैं जो उनके structure को explain करते हैं, of the hard parts of extinct, जो आज extinct हो चुके हैं उन organism के। तो जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है उसको हम क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी उसको कहा जाता है, जिसमें फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। अब जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, आज जो फॉसिल्स प्रेजेंट है वो किस तरह से बने हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स किस तरह से होती है। तो यहाँ एक इमेज मैंने बना रखी है जिसमें आपको बताया कि अराउंड जो सबसे पहले अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, अर्थ के ऊपर इनवर्टिब्रेट्स का नंबर बहुत ज्यादा था जो ज्यादातर ओशंस में प्रेजेंट होते थे। तो वो इनवर्टिब्रेट्स क्या हुआ, जैसे जैसे वो खत्म होते गए तो वो सैंड की लेयर्स के नीचे दबते चले गए और उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि वो वहीं पे उसी फॉर्म में वो वहां पे भी फॉसिलाइज्ड हो गए। तो ये पहली लेयर थी। उसके बाद जो टाइम चेंज हुआ, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो नई स्पीशीज आई, डायनासोर्स आए। तो जब डायनासोर्स खत्म हुए, चाहे वो मीटेरियोराइट के कारण हुए कैसे भी हुए, तो वो भी उन लेयर से ऊपर वाली लेयर्स में जो है उसी प्लेस पे नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन एरिया बहुत बड़ा था जहां पे हमें फॉसिल मिले हैं। तो उसकी ऊपर वाली लेयर्स में नेक्स्ट वाली जो स्पीशीज थी वो वहां पे फॉसिलाइज्ड हो गए। हमें उनके जो है आज भी बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये सबसे पहले सबसे लोएस्ट पार्ट में इनवर्टिब्रेट्स के मिलते हैं, तो मतलब बहुत पुराने थे वो। उसके बाद इवोल्यूशन में नई स्पीशीज आती गई, डायनासोर्स खत्म हो गए। उसके बाद हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म थे जिनके जो कि अराउंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ये 100 मिलियन इयर्स अगो का इनवर्टिब्रेट्स का है, फिर मिलियंस ऑफ ईयर अगो डायनासोर्स का, फिर उसके बाद हॉर्स लाइक ऑर्गेनिज्म, उनके जो है फॉसिल जो है दबते गए। अब इन रॉक्स को जब काटा गया, ठीक है, जब इनका देखा गया कि इन रॉक्स में फॉसिल्स के लिए सर्च की गई, तो इन्होंने देखा कि सबसे लोएस्ट मोस्ट पार्ट में जो है इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल प्रेजेंट थे। अपर, उससे अपर वाली लेयर में जो है डायनासोर्स के थे, उससे अपर वाली लेयर्स में हॉर्स लाइक थे। ये एक ही जगह पे नहीं मिले हैं, ये अलग अलग जगह पे मिले हैं, लेकिन लेयर्स का हमें रॉक्स में पता चल जाता है कि कितनी लेयर्स में सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में था या अपर पार्ट में था, सबसे ऊपर पार्ट में था, तो ये मिले। तो इससे हमें पता चला कि 100 ऑफ इयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स का नंबर बहुत ज्यादा हुआ करता था। उसके बाद डायनासोर्स आए हैं, उसके बाद हॉर्स लाइक जो है ऑर्गेनिज्म वो भी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थे जो आज एक्सटिंक्ट
हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रॉक्स के अंदर जब हम उनको स्टडी करते हैं, रॉक्स कटिंग की जाती है और उनको स्टडी किया जाता है, तो पता चलता है कि जो लेयर्स बनी हुई हैं वो अलग अलग पीरियड्स में बनी हुई हैं, कोई जिससे हमें पता चलता है कि पहले कौन प्रेजेंट थे, बाद में कौन से प्रेजेंट थे। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। अब आप किसी भी फॉसिल की एज का पता कैसे लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी फॉसिल जो है वो कितना पुराना है या कितना नया है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो मैं यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले है रिलेटिव मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसको रिलेटिव मेथड कहा जाता है कि जितना डीपेस्ट कोई फॉसिल प्रेजेंट होगा उतना ही वो पुराना होगा, जितना वो अपर लेयर्स में प्रेजेंट होगा उतना ही वो नियरेस्ट में होगा, काफी पुराना फॉसिल उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन इस मेथड में भी एक दिक्कत है कि आप ये तो पता कर सकते हैं कि वो सबसे पुराना है, वो उसके बाद का है, वो उसके बाद का है, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट एज की बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 100 या 90 मिलियन ईयर्स अगो का था या 80 मिलियन ईयर अगो का था, एग्जैक्ट कैसे पता लगाएंगे। या मान लो कि हमें ये लेयर्स नहीं मिले, हमें सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स मिले एक जगह से, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उनकी जो एज है वो कितनी है। तो उसके लिए हमें मेथड दिए गए यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। आप सभी को पता है कि जो रॉक्स होती हैं उनमें बहुत सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक यूरेनियम, और ये धीरे धीरे इनका एक हाफ लाइफ स्पैन होता है, हाफ लाइफ स्पैन जिसमें ये दूसरे और एलिमेंट्स में कन्वर्ट होती रहती है। तो हम उस रॉक में जिसमें वो फॉसिल मिला है उसमें उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो अमाउंट है कि उसका कितना पार्ट जो है चेंज हो चुका है, उसको ऑब्जर्व करके हम उस फॉसिल की एज का पता लगा सकते हैं। आज की जो अर्थ है उसमें वो यूरेनियम का अमाउंट, और जो उस टाइम जो आपने वो ऑब्जर्व किया उसमें यूरेनियम का अमाउंट, तो दोनों में आप कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं कि वो यूरेनियम में कितना ज्यादा चेंज। हमें पता होता है रेक एलिमेंट का हाफ लाइफ स्पैन कितना होता है। हाफ लाइफ स्पैन किसे कहा जाता है, जिसमें धीरे धीरे जो है वो किसी दूसरी एलिमेंट में कन्वर्ट होती रहती है। तो वो कितने टाइम में होती है, वो हम उसका हाफ लाइफ, मतलब कितने टाइम में उसका हाफ अमाउंट दूसरी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ स्पैन या हाफ लाइफ पीरियड। तो ये अगर हमें पता हो तो हम उनकी एज का पता लगा सकते हैं। एक सबसे वेल नोन मेथड है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन का जो है एक आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो एयर में प्रेजेंट होता है, और आपको पता है एयर में से CO2 प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स के अंदर चला गया, प्लांट्स को डाइट में हमने लिया तो हमारी बॉडी का भी वो एक पार्ट बन जाता है। तो अब हम किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है तो उस रेडियो एक्टिव फॉर्म जो कार्बन 14 ये है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसके अमाउंट को देख लें कि इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, कि मतलब कितने इयर्स में इसका हाफ अमाउंट जो है दूसरे जो है किसी एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उस ऑर्गेनिज्म की एज का पता लगाएंगे। अब आपको बताया गया जो कार्बन 14 है वो अराउंड 5600 इयर्स, इसका हाफ लाइफ स्पैन है। हाफ लाइफ स्पैन मीन इतने इयर्स में इसका हाफ अमाउंट किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म में हम उस कार्बन के अमाउंट को देखें, और एक पूरी बॉडी में नहीं देखना होता, हम एक जो है पर्टिकुलर वॉल्यूम लेके चलते हैं कि कितने में हम स्टडी करेंगे, वो छोटी सी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, आप लोग अभी मुझे बताएंगे कि एक फॉसिल मिला है हमें जिसमें इट शोज रेडियो एक्टिविटी 1/4 of that found in living organism. The organism died about कितने years ago, पहले जो है वो खत्म हुआ होगा, उसमें जो हमें मिला है वो 1/4 मिला है, हमें वो 1/4 अमाउंट ऑफ कार्बन 14 मिला है। हाफ लाइफ मैंने आपको बता दी है उसकी कि हाफ अमाउंट कन्वर्ट हो गया।
कितने ईयर्स वो जो पुराना ये फॉसिल होगा? 1400। 1000। 1400। एक बात सुनो, मैंने कहा ये इसका हाफ इतने सालों में होगा, मतलब ये कम होके हाफ रह जाएगा इतने सालों में। 1/4 कितने साल में रह जाएगा? ज्यादा साल में या कम साल में? मैम 11,200। अराउंड 11,200 ईयर्स में बेटा इसका जो है 1/4 हो जाएगा। हाफ तो हुआ इतने में, तो डबल ही कर दो इसको। मतलब 1/4 पार्ट बता रहे हो आप, तो हाफ अगर, तो यहाँ पे 1/4 की मैं बात कर रही हूँ, तो 1/4 तो अराउंड हम कह रहे हैं 11,200 ईयर्स में जो है, तो हमें उसकी एज एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो हमें उसका हाफ लाइफ पीरियड पता होना चाहिए। एक माइंड में रखें, हाफ लाइफ का मतलब है कि उसका अमाउंट हाफ हो जाएगा, जो वो नॉर्मल होता है उसे हाफ हो जाएगा इतने सालों में। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, बहुत साल और लगेंगे, थोड़े से डबल मान लो 1/4 के लिए, तो हम ये मान के चलेंगे। तो ये तो था कार्बन डेटिंग मेथड, जिससे हम फॉसिल्स की जो एज है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहां तक सभी को फॉसिल्स वाला पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं है तो जल्दी से बताएं। सभी बच्चों को फॉसिल्स वाला पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं है तो जल्दी से बताएं बच्चे। ओके मैम। और बच्चों की आवाज नहीं आई है? यस मैम। ठीक है, तो फॉसिल वाला जल्दी से बेटा रिप्लाई किया करें ताकि आगे कंटिन्यू करें। तो ठीक है, यहाँ तक तो फॉसिल था बेटा। फॉसिल जैसे मैंने अभी बताया, कुछ फॉसिल्स को जो है हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल किन्हें कहा जाता है? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग फॉसिल कि जो बहुत ही पुराने टाइम में, बहुत पहले सालों में भी प्रेजेंट थे और आज भी प्रेजेंट है, तो उनको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। एक लाइमुलस भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था शायद, अगर आपको इसमें आर्थ्रोपोडा में याद हो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लाइमुलस का, दैट इज लिविंग फॉसिल, जो बहुत, हॉर्सशू क्रैब का एक एग्जांपल था, जो बहुत ही सालों पहले भी प्रेजेंट था और आज भी प्रेजेंट है, लिविंग फॉसिल। आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि ये उस टाइम भी प्रेजेंट थे जब अर्थ बनी थी और आज भी ये प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं? लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो यहाँ तक तो था आपका फॉसिल्स वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। जब भी हम इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गन्स दिखाई देते हैं ऑर्गेनिज्म के, जिनमें बहुत ज्यादा चेंज आया है। क्या वो एक ही स्टेप में आ गया था या बिट बाय बिट वो चेंज आया था? तो हम कुछ ऑर्गन्स पढ़ेंगे जिनमें धीरे धीरे चेंज आया है और लेस परफेक्ट टू मोर परफेक्ट वो बन गए हैं। तो कौन कौन से हम देखते हैं अभी? दो का हम देख लेते हैं, आईज और फेदर्स का। तो आईज के इवोल्यूशन की बात करें, आज ह्यूमन बीइंग की जो आई है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वेल डेवलप्ड है। क्या आई का इवोल्यूशन एक स्टेप में ही ह्यूमन बीइंग्स में आईज बन गई थी या ये भी स्टेज बाय स्टेज चला है? तो किसी भी ऑर्गन का जो इवोल्यूशन होता है वो स्टेज बाय स्टेज चलता है। हो सकता है, एक भी ध्यान रखना आपने, हो सकता है कि जो पहले वाले ऑर्गेनिज्म थे उनमें उसका फंक्शन कुछ और रहा हो और बाद में उनका फंक्शन कुछ और बन गया हो। लेकिन इवोल्यूशन, अब मैंने आपको कल बताया था कि इवोल्यूशन एक ही कैरेक्टर के अराउंड नहीं चलता, लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि आइज का इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ है। वो इसलिए बेटा कि अगर आपको कोई ऑर्गन
जो किसी की बॉडी में प्रेजेंट है वो आपको सर्वाइवल की एडवांटेज दे रहा है, दैट गेट नेचुरली सिलेक्टेड। नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वो कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने आपको सर्वाइव करने में हेल्प की है। तो ऑब्वियसली वो आगे वाली जनरेशन में जाता रहेगा, आगे वाली जनरेशन में जाएगा तो उसमें इवोल्यूशन उसी पार्ट में होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हो ये जरूरी नहीं, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आईज का इवोल्यूशन सबसे पहले माना जाता है कि प्लेन एरिया में इसमें जो है इस तरह के स्पॉट थे जिनको हम आई स्पॉट्स कहा करते थे, लेकिन ये कोई आइस नहीं थी, इससे प्लेन एरिया देख नहीं सकता था। हाँ, वो क्या कर सकता था, अपने एनवायरनमेंट में लाइट को सेंस कर लेता था कि किस मीडियम में जो है लाइट जो है वो काफी अच्छी है और किस एरिया में ज्यादा डार्कनेस है। तो उस टाइम पे जो है आइज नॉट फॉर सीइंग पर्पस, किस चीज को वॉच करने के लिए नहीं होती थी, दैट इज ओनली फॉर सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें जो है इवोल्यूशन हुआ बाकी ऑर्गेनिज्म में। फिर बीच में एक और स्टेप आता है ऑक्टोपस वाला। ऑक्टोपस में जो आइस है उसमें भी ऑक्टोपस में आइस का जो इवोल्यूशन है वो अच्छा दिखाई दिया, लेकिन जो ऑक्टोपस की आइस है वो कैसे डेवलप हुई थी। ऑक्टोपस तो हाँ सीइंग पर्पस के लिए उसको, जैसे हम आज देखने के पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं, ऐसे ऑक्टोपस में भी था। और ऑक्टोपस की जो आइस थी वो किससे डेवलप होती हैं, स्किन से। स्किन के फोल्ड से ही उसकी जो आइज हैं वो डेवलप होती हैं। तो इस तरह से जो आइज का इवोल्यूशन है उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स है उनमें ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर, या उसके बाद इंसेक्ट्स की भी हम बात करें तो इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज बनी। अब देखो इसको भी प्लेनेरिया को भी सर्वाइवल की एडवांटेज मिली क्योंकि ये अपना बेस्ट लोकेशन फाइंड कर सकता था, तो नेचुरल सिलेक्शन हुआ। ऑक्टोपस के लिए बहुत ही अच्छा था, ये अपने प्रीडेटर से बच सकता था, तो इसके लिए भी सर्वाइवल एडवांटेज हुआ। इंसेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इनकी कंपाउंड आइज थी, ये सारे डायरेक्शन में एक बार देख सकते थे, तो ये बच जाते थे अपने प्रेडेटर से, तो इनके लिए भी ये नेचुरली सिलेक्टेड थी, जो आज प्रेजेंट है, इवॉल्व है। और लास्ट में ह्यूमन बींग्स जो कि बहुत ही ज्यादा जो है वो डेवलप्ड हैं। तो ये जो डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गन की बेटा डेवलपमेंट होती है ये स्टेप बाय स्टेप होती है, और इसमें एक पॉइंट ऐसे ही नहीं चलेगी, अगर वो नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है तभी वो आगे पास ऑन होता रहेगा और आगे उसका इवोल्यूशन चलता रहेगा। अच्छा, मैं एक बात सभी बच्चों से पूछना चाहती हूँ, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर दोनों को देखा जाए, ये होमोलोगस ऑर्गन्स होंगे या एनालोगस ऑर्गन? मैम होमोलॉगस। आपकी आई किससे डेवलप होती है, स्किन की फोल्ड से? एनालोगस। आपकी आईज एक्टोडर्म, एंटोडर्म, मेसोडर्म जर्मिनल लेयर से डेवलप होती है, और इसकी आई स्किन के फोल्ड से डेवलप होती है। पर्पस दोनों का क्या है, सेम है, देखने के लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम, तो ये कौन से हो गए, एनालोगस। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल पूछूंगी आपसे लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। एक और एग्जांपल पूछ रही हूँ, इंसेक्ट्स के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किसका एग्जांपल होंगे, एनालोगस का या होमोलोगस का? फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स अलग अलग इंसेक्ट्स के, बटरफ्लाई के, कॉकरोच के, ठीक है, आंट्स के, इन सब के माउथ पार्ट्स किसका एग्जांपल होंगे, सोच के बताना। फंक्शंस आर सेम और डिफरेंट? जल्दी बताएं। एनालॉगस। देखो फंक्शन क्या है,
एक बटरफ्लाई है, वो नेक्टार सक करती है, उसका ये फंक्शन है उसके माउथ पार्ट का। एक और इंसेक्ट है, वो पकड़ता है, कैच करता है माउथ पार्ट्स की। एक जो है उसे काटता भी है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली अराइज उसके हेड रीजन से हुए हैं सारे। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, बट फंक्शंस आर डिफरेंट और बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, ओरिजिन इज सेम। बेसिक स्ट्रक्चर को ये मत मानना ना स्ट्रक्चर की बात, हम कहते हैं ओरिजिन इज सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। तो वो कौन से हो गए? होमोलोगस। चलो ठीक है, तो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो जल्दी पूछें, फिर हम इवोल्यूशन ऑफ फैदर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।